हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम लोग इतिहास के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष। ये बौद्ध काल में एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र। उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो उन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो उसका उत्कर्ष क्यों शक्तिशाली क्यों हुआ, उसके कुछ कारण हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मगध का जो सबसे प्राचीन राजा माना जाता है किसको, उससे माना जाता है जो है बृहद्रथ को। ऐसा माना जाता है कि बृहद्रथ ने ही जो है मगध का निर्माण किया, नींव रखी। तो उसका एक पुत्र था जरासंध, जो महाभारत में पांडवों और कौरवों के समकालीन था। जरासंध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो बृहद्रथ का ही पुत्र माना जाता है। और हम लोग इसमें क्रम से कुछ वंशों को पढ़ेंगे जिन्होंने मगध का उत्कर्ष करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि मगध का उत्कर्ष जो है क्यों हुआ, उसके क्या कारण हो सकते थे। इसमें हमको 3 कारण मिलते हैं। पहला भौगोलिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण। तो भौगोलिक में क्या होता है, जैसे वहां की जलवायु, वहां के कृषि क्षेत्र, वहां के जंगल, यानी ये सब जो है मगध को उदय होने में, मगध के उदय होने में बहुत बड़ा कारण रहे। जैसे मगध जो है ये हम बस सकते हैं गंगा नदी, इधर से सोन नदी गई है और उत्तर से गंडक नदी आई है। यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र है। पहले इसकी राजधानी जो राजगीर थी, जो प्राचीन राजधानी राजगीर थी, पाटलिपुत्र तो उदयन ने बनाई थी। तो जो राजगीर थी वह पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो इसका मतलब जो इसका सुरक्षा घेरा था वो पहाड़ियों का था। इससे जो है ये बहुत मजबूत था। अभेद्य होने की वजह से कोई राजा उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। तो जब कोई राजा खुद सुरक्षित रहेगा तभी वह जनता की सुरक्षा के बारे में सोच सकता है और जनता के उत्थान के बारे में अच्छे से शासन कर सकता है। उसके बाद जब राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जो है तीनों से जो है जल राशि से घिरा हुआ है। कह सकते हैं कि उसकी जो घेराबंदी है वो समुद्र वो नदियां हैं, इसमें भी एक सुरक्षा थी। नदियों का जाल होने की वजह से वहां की जो मिट्टी थी बहुत ही उपजाऊ थी, जिसे कहा जाता है कि 2 आप जैसे 2 नदियों के बीच की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ मिट्टी होने के साथ साथ जो वहां पर खेती किसानी बहुत अच्छी तरह से होती थी। और जो अधिशेष हो जाता था, अधिशेष मतलब अपने यूज करने के पश्चात जो बच जाता है उसे हम अधिशेष कहते हैं। तो ये हो गया भौगोलिक कारण जो है कि मगध ऐसी जगह पर बसा हुआ था जहाँ की भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी थी, हर एक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से। दूसरा राजनीतिक कारण, हमने जो वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इन वंशों में कुछ बहुत महाप्रतापी राजा थे जो अपने राज्य को, अपने देश को अच्छे प्रशासनिक ढंग से चलाते थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मगध का उत्कर्ष होते चला गया। तीसरा आर्थिक कारण, अभी हमने पहले बता दिया कि ये जो है नदियों के किनारे बसे होने की वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। तो मिट्टियों के उपजाऊ होने के पश्चात जो है यहाँ पर कृषि बहुत होती अच्छे से होती थी। नदियों के किनारे बसे होने की वजह से यहाँ पर व्यापार अच्छे से होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत मदद मिलती थी नदियों के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर जो बच जाता था, अधिशेष जो बचता था, उसको जो है दूसरे देशों में बेचा जाता था। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो जंगल हैं उनमें जो जंगली लकड़ियां हैं बहुत ही मजबूत है। तो उन लकड़ियों को ला करके उसके घरों के दरवाजे, महलों के किले, रथ के पहिए आदि बनाए जाते थे, जिससे राज्य को एक नई दिशा मिली। जंगल की कटाई करते समय वहां पर उनको जो है बहुत सारी हाथियां मिली। उन हाथियों को पकड़कर जो है अपनी सेना में शामिल किए, जिससे उनकी सुरक्षा में और वृद्धि हुई। और सबसे बड़ी खास बात यह थी कि जो वर्तमान का छोटा नागपुर पठार है वो मगध के ही अंतर्गत आता था। तो वहां से जो है लोहे का खुदाई होने से वहां से एक समझ लीजिए क्रांति उत्पन्न हुई और इससे मगध का जो व्यापार दूसरे अन्य राज्यों की तुलना में बहुत आगे बढ़ गया। अब हम लोग आते हैं कुछ क्रम से वंशों का अध्ययन करते हैं। जैसे हर्यक वंश, हर्यक वंश को एक पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के कुछ जो भी प्रमुख राजा थे वो अपने पिता की हत्या करने के पश्चात ही राजगद्दी पर बैठे थे, इसीलिए
इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 बीसी में शासक बना। इसने अपनी राजधानी जो है राजगीर को बनाया। राजगीर का कई नाम मिलता है, राजगीर, गिरिब्रज। गिरिब्रज क्यों? क्योंकि ये 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गिरी मतलब पहाड़ियां होती है, तो गिरिब्रज जो है इसकी राजधानी थी। एक प्रश्न आता है इससे संबंधित कि जो राजवैद्य था जीवक, उसको जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। जीवक का नाम याद रखिएगा आप सभी लोग। जीवक एक राजवैद्य था मगध का, जो राजा प्रद्योत, जो अवंती के राजा प्रद्योत थे, उनकी सेवा में तथा बुद्ध की सेवा में भेजा था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। तीनों विवाह करने के पीछे मकसद था उसका अपने सीमा को दूर तक बढ़ाना बिना युद्ध के। देखिए, युद्ध किए बिना जो है युद्ध को, अपने राज्य को विस्तार करने में जो है बिंबिसार का नाम अग्रणी है। इसने सबसे पहले महाकौशला से देवी से विवाह किया, जो कौशल की राजकुमारी थी। फिर इसके बाद चेलना, जो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। इसके बाद क्षेमा से विवाह किया, जो मध्य यानी वर्तमान में पंजाब राज्य की राजकुमारी थी। तो इस तरह से 3 राज्यों को उन्होंने वैवाहिक संबंध बना करके अपने अधीन कर लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके अजात शत्रु, जिसका नाम पुड़िक भी कहा जाता है। ये 492 बीसी में, यानी 492 ईसा पूर्व में इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये जो अजातशत्रु है, इसने वैशाली और मद्र को जीता। क्योंकि वैशाली और मद्र दोनों इसके ननिहाल थे। ननिहाल क्योंकि यहाँ की जो इनकी माताएं थी ना, वैशाली की जो इनका ननिहाल था और मद्र भी इनका ननिहाल था अजातशत्रु का। लेकिन उसको जीतना पड़ा। क्यों जीतना पड़ा? क्योंकि धीरे धीरे विद्रोह होने लगे, वहां पर लोग जो है राजा के खिलाफ बोलने लगे। तो ये जो अजातशत्रु है, जब ये अपने पिता का नहीं हुआ तो अपने ननिहाल वालों का क्या होगा बताइए? इसने अपने पिता की हत्या कर दी, हत्या करके राजा बना था, तो वो ननिहाल वालों को दया करेगा? इसने जो है शक्ति का प्रयोग करके वैशाली और मद्र को अपने अंदर मिला लिया, जीत लिया। इसके बाद इसके काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये है, उसी समय जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनका अंतिम जो है, समझ लीजिए वो उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में, 483 बीसी यानी 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उसी समय सबसे पहले बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इस स्लाइड में बस इतना ही। हम लोग इसके बाद आगे इसके पुत्र उदयन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने देखा कि इसके पहले अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से उसके पुत्र उदयन, यानी उसका नाम उदयन भी मिलता है, उसने 461 बीसी में अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। तो इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश का नाम दिया जाता है। देखिए, ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो देखिए, जैन धर्म का अनुयायी तो अजातशत्रु भी था प्रारंभ में, लेकिन उसने जो है बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने जो है बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। तो ये जो है जैन धर्म का ही संस्थापक था, जैन धर्म का ही अनुयायी था उदयन। उदयन की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसने पाटलिग्राम, जिसका नाम पाटलिपुत्र भी मिलता है, वर्तमान में इसे पटना कहते हैं, उसकी स्थापना की थी और अपनी राजधानी को राजगृह से लेकर जाकर के पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थापित की थी। तो प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थापना किसने की थी? और दूसरा प्रश्न भी आता है कि किस राजा ने अपनी राजधानी को राजगृह से यानी राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो उत्तर होगा उदयन। अब देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र था, जिसका नाम था नागदशक। नागदशक जो था उसकी हत्या कर दी थी उसके अमात्य मतलब महामंत्री ने, जिसका नाम था शिशुनाग। और उसकी हत्या करने के पश्चात उसने उसका नाम रखा क्या? शिशुनाग वंश। एक नए वंश की स्थापना की, अपने ही नाम से उसने नाम रख दिया शिशुनाग वंश। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो स्थापना शिशुनाग ने की थी और इसकी राजधानी वैशाली। शिशुनाग ने इसकी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली। हो सकता है कि हर्यक वंश के समय में उसको वैशाली से अधिक लगाव रहा हो, इसलिए उसने दिमाग में सोच रखा हो कि जब मैं राजा बनूंगा तो अपने
देश की, अपने राज्य की राजधानी जो है वैशाली रखूंगा। वैशाली उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध और मनोरम और चर्चित स्थान हुआ करता था। शिशुनाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उसने अवंती को मगध में मिलाया था। अवंती को जो है मगध में मिला दिया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है इसके पुत्र के बारे में, शिशुनाग के पुत्र के बारे में, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक हुआ। कालाशोक से प्रश्न जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट इसके बारे में कि दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तो कालाशोक का जो उत्तराधिकारी था, जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजधानी को उसने पुनः पाटलिपुत्र ले गया। जैसे उदयन ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था, उसके बाद जो है शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी को जो है वैशाली ले गया था। लेकिन कालाशोक ने पाटलिपुत्र को ही पुनः राजधानी बना दिया। दूसरा प्रश्न आता है इससे कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 बीसी में यानी ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, वह जो है कालाशोक के शासनकाल में ही हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। देखिए, शिशुनाग वंश का ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि शिशुनाग वंश का जो शासक कालाशोक था, इसने वैशाली से राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया और द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन इसी ने करवाया था। तो इसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इसके पश्चात नंद वंश आता है। तो नंद वंश में टोटल 10 राजाओं ने शासन किया था, लेकिन प्रथम राजा और अंतिम राजा इन्हीं दोनों से प्रश्न आते हैं। हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके संस्थापक महापद्मनंद एक बहुत ही महाप्रतापी राजा थे, जिन्होंने सर्वप्रथम एक राट की उपाधि हासिल की। देखिए, राजा महाराजा लोग जो है अपनी प्रभुता को दिखाने के लिए, अपनी जो है शक्ति को दिखाने के लिए अपने एक उपाधि धारण करते थे। तो सबसे पहले जो है संपूर्ण भारत को एकजुट करने की जो है दृष्टि से काम किया था महापद्मनंद ने, और इसने एक राट यानी पूरे आर्यवर्त का सिर्फ एक राजा स्वयं को बनाया। उसने एक राट की उपाधि धारण की। महापुराणों में तो परशुराम के दूसरे अवतार के रूप में भी जाना जाता है। पुराण कहते हैं कि जो महापद्मनंद है ये जो है भगवान परशुराम के दूसरे अवतार है। ठीक, इसके बारे में कहा जाता है, पुराणों में वर्णित है। इसकी एक जीत है विजय, इसकी जो कलिंग यानी वर्तमान में उड़ीसा पड़ता है, जो वहां पर जो इसने विजय प्राप्त की, और वहां से जैन एक मूर्ति है जिसे जिनसेन भी कहा जाता है, जैन की मूर्ति को जो है मगध लेकर आया था। कलिंग में इसने एक नहर की खुदाई करवाई थी। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? वहां पर जो हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल में, उससे मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान समय में कोई सोली भी पड़ जाती है गांव में, कोई खड़ंजा लग जाता है, कोई सड़क बन जाता है, तो वहां पर लोग एक शिलालेख लिखवा देते हैं कि फला विधायक या फला सांसद के कर कमलों द्वारा जो है इसका शिलान्यास हुआ है। तो उसी तरह से जब नहर में खुदाई हुई होगी तो उसने जो है एक अभिलेख लिखवाया गया कि इस नहर का जो कार्य है वो महाराजा महापद्मनंद की जी के द्वारा संपन्न कराया गया था। तो इनसे संबंधित इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। और इसके पश्चात हम किसी भी राजा का वर्णन उपलब्ध नहीं है, जो है विवरण उपलब्ध नहीं है। और अंतिम जो सम्राट नंद वंश के हैं वो है घनानंद। घनानंद जो है एक क्रूर शासक था, जनता जो है उससे उब चुकी थी, जनता का जो है वह विश्वास नहीं प्राप्त कर सका था, बहुत ही विलासी शासक था, अपने ही भोग विलास में लिप्त रहता था, जनता के सुखों दुखों से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो इसके राज्य में इसके एक दरबार में एक रहते थे मंत्री, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जो है कई नाम मिलते हैं उसके। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे मौर्य वंश में, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना कराने में जो है चाणक्य का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। तो एक बार कहा जाता है कि जो है घनानंद ने चाणक्य का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए जो है चाणक्य उसका दरबार छोड़कर गया और शपथ लिया कि मैं तुम्हारे साम्राज्य का मूल नाश कर दूंगा। इसने फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था,
एक सेना एकत्रित की और इस पर आक्रमण करके नंद वंश का मतलब समझ लीजिए पतन हो गया। धनानंद की हत्या कर दी चंद्रगुप्त ने और एक नए वंश यानी मौर्य वंश का उदय हुआ। तो मौर्य वंश चूंकि एक विस्तृत समझ लीजिए विस्तृत सामग्री है मौर्य वंश के बारे में, इसके जितने भी राजा हुए सभी ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो उनको हम क्रमशः अगली वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो सिकंदर वह किसके शासनकाल में भारत आया था, उसमें मगध पर किसका शासन था, तो घनानंद का था। और सिकंदर के आने का समय है 326 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में हमने यह देखा कि मगध का उत्कर्ष किन परिस्थितियों में हुआ, इसके कौन कौन से मूल कारण थे। हमने क्रमशः आर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ा, उनके प्रमुख प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ा। अब जो हम लोग चौथा वंश पढ़ेंगे मौर्य वंश, इसके हर एक राजा का एक अपनी एक उपलब्धि है, इसके लिए इसका वीडियो एक अलग से बनेगा। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें इस तरह सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।